सो बच्चों एक बार फिर मैं आपके सामने आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर के। तो आई नो वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो रही है, बहुत कभी कभी वीडियो स्किप भी हो जा रही है और जो वीडियो आ रही है बहुत शॉर्ट लेंथेड आ रही है। तो उसमें क्या दिक्कत है बच्चों, देखो कोई भी, मैं आपको एक मोटिवेशन भी दूंगा इस कहानी से कि कोई भी अगर कोई नया काम शुरू करता है तो प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स आने के साथ भी अगर उस काम में आप जुड़े हो, मेरे साथ 2-3 दिन प्रॉब्लम्स आई, मैं क्या किया, मैंने स्किप कर दिया, मैं वीडियो बनाऊंगा ही नहीं, छोड़ दे रहा हूँ। तो उससे क्या होगा कि मेरा वो काम रुक जाएगा हमेशा के लिए, मैं कभी नहीं बना पाऊंगा वीडियो, मैं आप तक वीडियो नहीं पहुंचा पाऊंगा और आप तक मैं पहुंच भी नहीं पाऊंगा कभी भी। 1-2 दिन प्रॉब्लम है, मैंने कि अब तीसरे दिन से वीडियो बनाऊंगा ही नहीं, ये मेरे लिए है ही नहीं चीज। ठीक है, तो मैं अगर रोक देता ये वीडियो तो ये आज जो वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए ये नहीं बना पाता। मन में थॉट आता है, सेकंड थॉट जरूर आता है कि यार अब छोड़ देते हैं, वीडियो नहीं बनाते, खत्म करते हैं, अपना ऑफलाइन कोचिंग चल रहा है वहां पढ़ाएंगे। लेकिन अपने मन को इतना स्ट्रांग रखना है कि जो काम आपने शुरू कर दिया, आप कूद चुके हो पढ़ाई में। अब पढ़ाई की बात करते हैं, अगर आप कूद चुके हो क्लास 12 की पढ़ाई में, फिजिक्स आपने वो स्ट्रीम चूज कर ली है, मैथ या साइंस, तो आप अब कूद चुके हो, तो अब उससे सेकंड ऑप्शन आपके मन में, सेकंड ओपिनियन आना ही नहीं चाहिए कि क्या फिजिक्स मुझसे नहीं हो रहा है, किसी तरह इसमें पास वास हो जाएंगे, 60-60% ले आएंगे, चलेगा, चलो किसी तरह पास हो जाते, फिजिक्स हमसे होता ही नहीं है, होता नहीं है, लेकिन उसमें लगे रहो, घुस जाओ फिजिक्स के अंदर। ठीक है, धीरे धीरे जरूर होगा। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी थी जिसकी वजह से वीडियोस थोड़ा लेट हो रही थी और थोड़ा शॉर्ट लेंथ आ रही थी। शायद ये प्रॉब्लम 1-2 दिन तक चले, फिर बाकी जो वीडियो आएंगे वो डिटेल्ड और ज्यादा लंबी लंबी वीडियोस भी आएंगे और डेली भी आएंगे, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। अब देखिए ये भी प्रॉब्लम है, पेन ही गायब हो गया, वीडियो बनाना शुरू करते ही पेन गायब, मैं पेन लेकर के आता हूँ। क्या हुआ बच्चों, देखो क्या है, अभी हमने लास्ट वीडियो में क्या चीजें पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, यहाँ पीछे हमने पढ़ा था, मैं कुछ चीजें आपको रिवाइज भी करा दूं पहले। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है डाइपोल के थ्रू क्या होती है, यहाँ पर है देखो, ये होती है बच्चों। ठीक है, ये नॉन आइडियल डाइपोल के लिए, ये किसके लिए, नॉन आइडियल डाइपोल के लिए। क्या हो गया सर, एनी प्रॉब्लम? अच्छा अच्छा, ठीक है, जो क्या है नॉन आइडियल डाइपोल के लिए ये है। अगर डाइपोल आइडियल हो जाता है तो क्या हो जाता है बच्चों, अच्छा ये नॉन आइडियल डाइपोल के लिए, अगर डाइपोल आइडियल नहीं है तब के लिए ये है, और अगर डाइपोल आइडियल हो गया, आइडियल होने का क्या मतलब है, डाइपोल्स के जो बीच का सेपरेशन है वो बहुत छोटा हो गया, तो ये हम ए को निग्लेक्ट कर देते हैं, ए को निग्लेक्ट कर देते हैं, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन अगर नॉन आइडियल डाइपोल है तो आपको मजबूरी में ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। बच्चों ये चीज याद रखना, अगर मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा बहुत सारे बच्चे इसको रॉन्ग कर देंगे, बहुत सारे बच्चे इसको रॉन्ग कर देंगे, इवन बहुत जगह पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रॉन्ग दे भी रखा है, बहुत से बच्चों ने स्कूल की नोटबुक में अपने ये क्वेश्चन किया है और रॉन्ग कर भी रखा है, टीचर्स ने रॉन्ग करा भी रखा है। क्योंकि क्या याद कराते हैं टीचर्स स्कूल में, या सब टीचर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जिसने भी कराया था उसकी बात कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला याद कराते हैं, ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ऑन एक्सियल पॉइंट, ये फॉर्मूला याद कराते हैं। बट ये फॉर्मूला बस खाली किसके लिए, आइडियल डाइपोल के लिए, ना कि हर एक डाइपोल के लिए। हर एक डाइपोल के लिए जो जनरल फॉर्मूला है वो ये है बच्चों, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, अगर डाइपोल आइडियल है, कैसे पता चलेगा डाइपोल आइडियल है या नहीं है, अगर डाइपोल आइडियल होगा तो उनके बीच के सेपरेशन दिया ही नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन में दिया ही नहीं होगा, या फिर लिखा होगा क्लियरली मेंशन किया होगा कि डाइपोल इज आइडियल। ठीक है, और या फिर बीच का सेपरेशन दिया ही नहीं होगा, ऐसी चीजें होंगी तो आपको क्या समझ आना है कि आइडियल डाइपोल की बात हो रही है। ये क्या हो गया, एक्सियल पॉइंट पे, ये भी हो गया एक्सियल पॉइंट पे। ठीक है, अगर नोट्स चाहिए होगा तो आप लोग बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं नोट्स दे दूंगा आपको। बाकी यहाँ देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालने का ये तरीका था, यहाँ देखो आया था, ये क्या था, नॉन आइडियल डाइपोल के लिए केपी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, और ये आइडियल के लिए क्या था, ये था। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक जनरल भी हमने करा था, एक जनरल भी किया था, ये सब क्वेश्चन को तो छोड़ो, अभी मैं कराऊंगा ये सब क्वेश्चन आप लोगों को। हाँ, एक जनरल, जनरल भी किया था। जनरल देखो, ये जनरल किसके लिए होता है, ओनली फॉर आइडियल डाइपोल्स, दिस जनरल इक्वेशन इज ओनली फॉर आइडियल डाइपोल्स। बच्चों ये किसके लिए यूज होता है, आइडियल डाइपोल्स, डाइपोल मोमेंट यूज करके हम निकाल रहे हैं, बस खाली किसके लिए यूज होगा बच्चों, आइडियल डाइपोल के लिए जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन किसके लिए यूज होगा, आइडियल डाइपोल। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं एंगल लिख दूं 0 डिग्री, अगर एंगल 0 डिग्री हो तो 2 kp अपॉन r क्यूब आ जाएगा, ये किसके लिए हो जाएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। और फिर एक्सियल पॉइंट के लिए अगर मैं 90 रख दूं तो एक्सियल के लिए आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं, रिवीजन आप लोगों का हो गया अच्छे से। देखो हमारा क्या है, फोर्स और इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना है, लेकिन उससे पहले हम डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर बढ़ेंगे आगे की तरफ। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन की बात करें, इसके थ्रू आपको बताना है नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट आर पे, किसी आर पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है आपको। यहाँ मान लो एक्स पॉइंट है जो कि इससे
आर डिस्टेंस दूर है इस वाले डाइपोल से, इस वाले डाइपोल से भी आर डिस्टेंस दूर है, एक का डाइपोल मूवमेंट इधर, एक का डाइपोल मूवमेंट इधर, तो इस वाले डाइपोल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी, एक्सियल है इसके लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी जिधर डाइपोल मूवमेंट है, E1 मान लेते हैं इसको, और इसके थ्रू किधर आएगी, नीचे आएगी। अब बच्चों देखो ये आइडियल डाइपोल है, सर कैसे आप कह सकते हैं कि आइडियल डाइपोल है, कैसे सर आप कह सकते हैं कि ये डाइपोल जो है वो आइडियल है, अरे मिटा के कर देते यार इतना शॉर्टकट, ये रेड कलर आप लोगों की आंखों में चुभ भी रहा होगा, और आई होप मुझे आपको दिख भी नहीं रहा होगा ये चीज़ क्लियर, तो मैं इसको कर देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके थ्रू E1, इसके थ्रू मैंने क्या बताया, डाइपोल मूवमेंट ऊपर है, एक्सियल इसके लिए क्या हो गया, इक्वेटोरियल होगा, डाइपोल मूवमेंट इधर, इधर आपको निकाला तो इक्वेटोरियल होगा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी, इधर आएगी, तो ठीक है, ये मैंने बताया था। अब देखना क्या होगा यहाँ पर, ये आइडियल डाइपोल है क्योंकि बीच का सेपरेशन दिया ही नहीं क्वेश्चन में, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आइडियल डाइपोल। क्वेश्चन क्या, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एक्स, ठीक है। अब यहाँ देखो इस वाले के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड ये कहाँ पर है, एक्सियल पे है, एक्सियल के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है 2kp अपॉन आर, यही होगी आर क्यूब, सॉरी आर क्यूब बोल दिया करो, गलती हुआ करे, और इसके लिए क्या हो जाएगी kp अपॉन आर क्यूब। अब दोनों को जोड़ें, अगर हम दोनों को जोड़ें, क्या डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, एंगल 90 डिग्री क्या लगाएंगे हम, वेक्टर सम लगाएंगे। वेक्टर सम कैसे लगता है सर, वेक्टर सम कैसे लगता है, वेक्टर सम ऐसे होता है ना, अगर मुझे ई नेट निकालना है, अब मैं यूज कर लेता हूँ अगेन येलो कलर अपना फेवरेट, अगर मैं लगाऊँ एक्सियल पॉइंट ई नेट की बात करूँ, क्या होता है अंडर रूट में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा। अच्छा एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो cos 90 मतलब ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। अब देखना E1 स्क्वायर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 1 कितना दी थी हमारा 2kp अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस kp अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर। अब इसको देखो कैसे सॉल्व होगा। अब आप चाहो तो कॉमन सब चीज निकाल लो, या फिर आपको मजदूरी करने का मन है तो मजदूरी कर लो, मैं आप लोगों को मजदूरी करा देता हूँ, ठीक है, मेरा भी मजदूरी का आज मन कर रहा है, बहुत दिन से लग क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर पी स्क्वायर आर पे पावर 6 प्लस k स्क्वायर पी स्क्वायर आर पे पावर 6। अब देखना आर पे पावर 6, सॉरी बच्चों, माई मिस्टेक, ऊपर पहुंचाओ तो ऊपर जा भाई, ठीक है। अब देखना, अब इस सबको जोड़ेंगे, बेस से में ये जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में 5kp k स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन आर पे पावर 6। अब बाहर निकालेंगे 5 हो गया ना, 4 + 1 5, 4 + 1 क्या होता है 5। अब अगर बाहर निकालेंगे तो ये स्क्वायर है बाहर निकल के, ये स्क्वायर है बाहर निकल जाएगा, और आर पे पावर 6 से बाहर निकलेगा तो आर क्यूब हो जाएगा ये, और अंदर क्या बचेगा √5। यही होगी आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट, ये वैल्यू हो जाएगी इसकी। आर है यार, इतनी गलतियां कैसे हो सकती हैं एक आदमी से इतनी गलतियां कैसे हो सकती है। इसका हो गया आंसर। क्या आपके समझ में आया ये चीज, हाँ या ना बोल दिया करो यार, मैं नहीं देख रहा हूँ फिर भी, यस सर खुद एक बार चिल्ला के बोल दिया करो पढ़ते पढ़ते, ठीक है, ताकि आपको आसपास वाले समझे कि आप पढ़ते पढ़ते पागल हो चुके हो। चलो आगे बढ़े, ये देखो, अच्छा किसी ने डोरा दी एक्सप्लोरर देखा है, उसमें बोलता था क्या आपको ये चीज़ दिख रही है क्या नहीं दिख रही, तो मैं छोटा था वो चीज़ रिप्लाई भी करता था कार्टून देखते देखते, बोलता भी था ये चीज़। क्या आपने ऐसा कभी किया बताइएगा, क्या आप भी मेरे जितने बेवकूफ़ हो या फिर नहीं, ये जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब देखना बच्चों क्या है, एक 8p, इसका डाइपोल मूवमेंट 8p है, इसका ये है, आपको नेट डाइपोल मूवमेंट बताना है एट पॉइंट ओ पॉइंट पे, आपको क्या बताना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, डाइपोल मूवमेंट नहीं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। अब इसके कंपोनेंट लो, ये एंगल थीटा क्वेश्चन में दे रखा है और दिस एंगल इज आल्सो थीटा। अब इसके थ्रू एक कंपोनेंट इधर आएगा, वो क्या होगा 8p साइन थीटा, और इसके थ्रू एक कंपोनेंट इधर आएगा जो क्या होगा 8p कॉस। क्लियर है बच्चों, क्लियर है ये चीज। अब इसके थ्रू देखो एक नीचे की तरफ आएगा, वो क्या होगा p साइन थीटा, और एक इधर की तरफ आएगा, वो क्या होगा 8p कॉस, सॉरी p कॉस थीटा, बस p कॉस। अब देखो हॉरिजॉन्टल पहले हम निकाल लेते हैं, पहले ये वाला निकाल लेते हैं ऊपर वाला, इन दोनों कंपोनेंट का टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं इसके। डाइपोल मूवमेंट इधर है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी बच्चों बता सकते हो। इसके लिए ये पॉइंट क्या है इक्वेटोरियल है, तो अगर ये इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगी, इसके थ्रू ये नीचे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगी। मान लो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, क्या होता है kp अपॉन आर क्यूब, kp, इससे इसका डिस्टेंस कितना है 2r है, ये वाला इसका ये r है 2r है, तो kp के p के लिए क्या रखोगे, ये लाल लाल वापस हो जा रहा है यार, ये
मज़ा नहीं आता है लाल कलर में। आई हेट रेड कलर। किसी का फेवरेट तो नहीं है, ऑफेंड मत होना अगर फेवरेट है आपका, कोई बात नहीं। ये इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ। इन दोनों के लिए बेटा ये वाला जो कंपोनेंट है इसके लिए इक्वेटोरियल पार्ट, इसके लिए भी इक्वेटोरियल पार्ट, अपोजिट डायरेक्शन में होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको पता होगा। इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है उसकी वैल्यू क्या होगी, क्या होगी इस वाले के थ्रू, इस वाले के थ्रू मतलब नीचे होगी इसके थ्रू। तो क्या सर गड़बड़ कर रहे हैं, इसके थ्रू E1 जो होगी वो क्या होगी, क्या होता है KP अपॉन RQ। के P कितना दे रखा है बच्चों, 8P साइन थीटा अपॉन RQ। RQ मतलब ये डिस्टेंस कितना है 2R है, तो 2R क्यूब। अब देखना E1 इज इक्वल टू के 8P साइन थीटा अपॉन 2 का क्यूब 8R क्यूब, 8 से 8 कट जाएगा तो E1 कितना आ जाएगा बच्चों, KP साइन थीटा अपॉन R क्यूब। अब मैं E2 की बात करूं, इस वाले के थ्रू मैंने निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ जाएगी। अब इस वाले की बात करूं तो इसके थ्रू क्या होगी E2 KP साइन थीटा, KP साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है R स्क्वायर। देखो क्या दोनों एक्जैक्टली सेम आ रही है और दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब ये वाले जो वो है, ये वाले जो कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। समझ में आया, इसके थ्रू डायरेक्टली आए, इसके थ्रू आए, तो दोनों एक दूसरे को कंपोनेंट क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसकी तो हमें चिंता लेनी ही नहीं है, ये तो क्या हो गया, जीरो हो गया। अब यहाँ देखो इन दोनों के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके दोनों सेम डायरेक्शन में जोड़ दो, तो इस वाले के थ्रू मतलब मान लेते हैं इस वाले के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर वाले कंपोनेंट के थ्रू क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं E3, ठीक है, इसको मान लेते हैं, इसके थ्रू जो इधर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको E3 मान लेते हैं। तो E3 क्या होगा, क्या होता है KP 2KP, P की जगह पर क्या है, P की जगह पर है 8P cos थीटा अपॉन में क्या होता है R स्क्वायर, मतलब R क्यूब 2R क्यूब। इसको अगर मैं लिखूँ कायदे से तो E3 इज इक्वल टू 8 16 KP cos थीटा अपॉन 8R क्यूब, ये कट जाएगा 8 बन जाएगा 8 6, क्या आ जाएगा फाइनल E3 2KP cos थीटा अपॉन R क्यूब, ये हो जाएगा आपका E3। अब मैं बात करूँ इधर वाले को E4 मान लेते हैं, E4 मान लेते हैं, तो E4 क्या हो जाएगा, E4 क्या हो जाएगा देखो 2KP cos थीटा अपॉन डिस्टेंस क्या है R क्यूब, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, सेम टू सेम है, एक ही डायरेक्शन में दोनों जुड़ कर कितना हो जाएगा, E नेट की मैं बात करूँ दोनों सेम डायरेक्शन में सेम चीज़ है, तो इस पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, दोनों को जोड़ो तो 4KP cos थीटा अपॉन R, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या ये चीज़ आपकी समझ में आई, इसको एक बार नोट डाउन करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे इस क्वेश्चन में। ये कैमरा थोड़ा सा अजीब लग रहा है, चलो ठीक है कर लो बर्दाश्त, ना टेढ़ा मेढ़ा है, चलो ठीक है, समझ में आया होगा ये चीज़। ये क्वेश्चन ऐसा था, एडवांस लेवल थोड़ा क्वेश्चन था, लेकिन इससे आपके कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर हुए होंगे आसानी से। थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन था, कंपोनेंट एडवांस क्वेश्चन था, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको इतना दिमाग में घुस चुका है कि आपको एकदम अच्छे समझ में आया होगा। क्वेश्चन एडवांस है लेकिन सॉल्यूशन क्या है, बहुत ही टुच्चा सा है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इससे आगे थोड़ा बढ़ते हैं। तो क्या हो गया, ठीक है आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो अगला क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का है आपके, टू चार्जर इतना माइक्रोकुलाम में दे रखा है, 10⁻6 कर दो कुलाम में चेंज हो जाएगा -6, मतलब और इतना दूरी पर रखे हुए हैं। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड ए एट पॉइंट P, यहाँ पे आपको इस पॉइंट पे बतानी है और इसके थ्रू इस पॉइंट पे बतानी है। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा बच्चों, क्या आप बता सकते हो? यहाँ पर तो एक्सियल वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, डायरेक्ट लगा देना, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया मतलब आपको डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करना है, डायरेक्ट वो नहीं करना है। डायरेक्ट क्या करना है बच्चों, डायरेक्ट नहीं लगाना है, आइडियल डाइपोल नहीं है ये, कैसा डाइपोल है, नॉन आइडियल डाइपोल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, छोटा डिस्टेंस है लेकिन कुछ तो डिस्टेंस है ना, तो आपको ये चीज कंसीडर करना है। दो क्वेश्चन दे रखे हैं, एक 15 सेंटीमीटर दूर बताना है इस पॉइंट पे और एक 15 सेंटीमीटर दूर बताना है ऊपर की तरफ। तो इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। चलो करते हैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ मैं थोड़ा सा। अच्छा ये अब मैं पहले बात कर लेता हूँ एक्सियल वाले, पहले सारी चीजें लिख लेते हैं, सारी चीजें लिख लेते हैं। पहले चार्जेस क्या दे रखे हैं, क्यू की वैल्यू है, क्यू की वैल्यू क्या है बच्चों
10 म्यू सी मतलब 10 टू पावर -6 गुना, और क्यू की वैल्यू आ गई। अब ए क्या दे रखा है, मिलीमीटर, इसको भी मीटर में चेंज करो, इसको मीटर में चेंज करने के लिए करना पड़ेगा 5, ठीक है। मिलीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर, 10 होता है सेंटीमीटर को मीटर में अगर चेंज करते हैं 10 पे पावर 3, आई गेस क्या होता है 10 पे पावर -3 1000 मीटर्स होंगे ना एक मिलीमीटर में। एक मिलीमीटर में 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर में 100 मीटर, मतलब हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा 10 पे पावर माइनस, क्या मैं कर रहा हूँ 10 पे पावर माइनस, यहाँ पे क्या रखेंगे 5 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, -3 मीटर से देंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये ए की वैल्यू आ गई आपकी, और आर क्या दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 10 पे पावर -2 मीटर्स बोल देंगे, ये भी हो गया। अब क्या चाहिए, और कुछ नहीं दिया हुआ है, तो अब आप फार्मूला डायरेक्ट यूज करोगे। फार्मूला कौन सा, एक्सियल वाला। एक्सियल वाला फार्मूला क्या होता है बच्चों, एक्सियल वाला फार्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ। ई नेट इज इक्वल टू 2kp r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। नॉन आइडियल के लिए देखो, नॉन आइडियल का क्वेश्चन आ गया, नॉन आइडियल का आप लोग यूज करोगे, ठीक है। अब क्या होता है 2 के की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻⁹ पी की वैल्यू क्या है, पी आपको, पी आप निकाल सकते हो, कैसे पी निकाल सकते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पी आप निकाल सकते हो। पी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए, ए कितना दिया, अच्छा ए पूरा डिस्टेंस है या फिर ए आधा डिस्टेंस है, दोनों का बीच का डिस्टेंस है, तो डायरेक्ट बस खाली ए से मल्टीप्लाई कर दो, 2 लगाने की जरूरत नहीं है, 2 लगाने की जरूरत नहीं है। डायपोल मोमेंट आप निकाल लो, यहाँ पर निकालो क्या हो जाएगा डायपोल मोमेंट 10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻3। अच्छा ये 10 पे पावर 5 बोल सकते हैं इसको, 10 पे पावर 5 10 पे पावर 8 हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, समझ में आ रहा है। 6 3 9 9 में से गया 8, यही हो जाएगा। तो पी की वैल्यू क्या है 5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 15, 15 का स्क्वायर इंटू 10 पे पावर -2, 10 पे पावर -4 हो जाएगा स्क्वायर करने पे। अब यहाँ देखो ए का स्क्वायर भी है, डिस्टेंस का भी स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर इंटू 10 पे पावर -6। अब देखना आराम से देखना इसको, 9 टू 18, 18 5 जा 18 इंटू 5 करो, 18 इंटू 5, 8 5 40 का 0 कैरी 4, 5 5 5 4 9 90, ठीक है, कितना हो जाएगा 98, 5 40 का 0 कैरी 4, 5 5 5 90 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 90, इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इन तीनों को तो कितना आ जाएगा 90, और यहाँ 10, 9 में से 8 जाएगा 10 ही तो बचेगा, एक बचेगा, एक को मतलब हम 10 लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ देखो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 225 होता है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। इस तरह कैलकुलेशन में बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, एक आध क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाते हैं। तो 15 इंटू 15 कितना आ जाएगा 225, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 225 इंटू 10⁻⁻4 है, यहाँ पे क्या है 25 इंटू 10⁻⁻6। अब इन सबको कैलकुलेट करना, कैलकुलेट कैसे होगा, इसमें कुछ कुछ कॉमन ले लो, क्या कॉमन आएगा 10 पे पावर -2 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, 10 पे पावर -4 कॉमन ले सकते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस आएगा, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखो कैलकुलेशन कैसे करना है एक बार सीख लो, थोड़ा छोटा करते हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा ये अभी, पूरा मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 900, ये 10 से मल्टीप्लाई होना है। अब इसमें 10 पे पावर 4 अगर मैं -4 कॉमन ले लूँ तो इधर क्या बचेगा 225 माइनस, यहाँ 10 पे पावर -2 बचेगा, 225 इंटू 10 पे पावर -2, 10 पे पावर -2 का क्या मतलब होता है 0.225 हो जाएगा ये, तो इसको लिखूंगा 900, ये ऊपर चला जाएगा 10 पे पावर +4 हो जाएगा, अपॉन नीचे क्या बचा है 225 माइनस 0.2, यही तो बचेगा। अगर 10 पे पावर -2 है मतलब 2 डिजिट यहाँ 0 आ जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करके अब वैल्यू निकाल लेते हैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से, ठीक है। अगर आप आईसीएससी में हो तो अच्छी बात है, आपको भी कैलकुलेटर मिलेगा, अगर आईसीएससी में नहीं हो तो कैलकुलेशन करना आराम से। अब मैं यहाँ कैलकुलेशन करूँगा तो बहुत टाइम चला जाएगा। देखो बच्चों 900, 9 पहले इसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है, 225 माइनस 0.2 कितना आ जाएगा
900 अपॉन 224.75 इंटू 10 अब इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। 900 डिवाइडेड बाय 224.7, ठीक है, 224.75 कितना आ जाएगा? 900 227, हाँ कितना आ जाएगा? 4.0 इंटू 10 यही हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या आ गया? आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ये तो पहले से दी हुई थी। हाँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यहाँ से निकल गया। किसके थ्रू? 4 समथिंग आएगा, ठीक है। ये वाला किसके थ्रू आ गया? ये पहला वाला, ये पहला क्वेश्चन था, इसमें 2 क्वेश्चन थे ना। ये पहला क्वेश्चन क्या था? ए वाले फिगर के लिए करना था। और बी क्वेश्चन क्या था? यहाँ पे ए क्वेश्चन कहाँ शुरू है? ऑन एक्सेल पॉइंट, ठीक है। एक्सेल पॉइंट में बताना था, मैंने ये बता दिया। अब एक इक्वेटोरियल पॉइंट है जिसको आप लोग खुद सॉल्व करिएगा। एक्सेल पॉइंट मैंने बता दिया, तो इक्वेटोरियल आप लोग खुद सॉल्व करके मुझे दिखाइएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि सर सॉल्व हो गया। एक्सेल मैंने किया, वैसे ही कैलकुलेशन सेम है, बस फॉर्मूला रखना, सेम आंसर आ जाएगा। सेम आंसर नहीं आएगा, मतलब कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब देखना यहाँ पर, 2 चार्जेस ऑफ इतना इतना कूलम्स are placed 6 meter apart. Find the electric field intensity ratio at 0.4 meter from the center of dipole. क्या बताना है? Find the electric field intensity ratio. आपको रेशियो बताना है, एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट का रेशियो क्या आ रहा है ये बताना है। पहले एक्सियल पॉइंट का निकाल लो, फिर इक्वेटोरियल पॉइंट का निकाल लो, फिर दोनों का रेशियो बताना है आपको, ठीक है बच्चों। देखते हैं, फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर 1 ऑन एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन, दोनों का आपको रेशियो बना करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसमें क्या क्या दे रखा है? Q कितना दिया हुआ है? 25 इंटू 10⁻⁻⁹। और क्या दिया हुआ है? आर प्लेस 6 मीटर अपार्ट, मतलब कि ए दे रखा है 6 मीटर। और क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 4 मीटर। 4 मीटर मतलब कि आर दे रखा है 4 मीटर। अब फॉर्मूला लिखो वापस से। पहले एक्सियल की बात करते हैं, उसको ई ए से डिनोट कर लेंगे। क्या होता है एक्सियल? के 2 के पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू रखो ई ए की, ठीक है। क्या हो जाएगा? 2 के की वैल्यू कितनी होती है? 9 पॉइंट, मतलब 9 इंटू 10⁻⁹। पी कितना है? पी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, निकल जाएगा 6 इंटू 25, 25 इंटू 6, 6 और 30 का 0 कैरी 3, 6 और 12, 30 40 50 150, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों? 150 इंटू 10⁻⁹ इंटू आर की वैल्यू क्या दे रखी है? 4 दे रखी है। सारी चीज़ें मीटर्स में तो कन्वर्ट करने का कोई झंझट है नहीं। आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना। आर स्क्वायर कितना? 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 36 का होल स्क्वायर। अब ई ए की बात करूँगा, तो इन सब मल्टीप्लाई करो, इससे ये कट जाएगा, कट गया। तो यहाँ पे 4 भी है ना, 4 क्या चीज़ अच्छा आ रहा है, तो 2 9 2 18 18 4 सब कुछ मल्टीप्लाई करना है। चलो मल्टीप्लाई कर ले, 16 है, 16 1 6 16 है, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा? कैलकुलेटर आ जा भाई, आजा भाई कैलकुलेटर। चलो देखो, अरे तुम हटो रहे, क्या क्या मल्टीप्लाई करना था? 2 इंटू 9 इंटू 150 इंटू 4, ठीक है। क्या आ जाएगा? कितना लंबा? और सारे 9 वाइन हट गए, ये सब हट गए, पावर वाला हो जाएगा 10800। अपॉन में क्या आएगा? 16 में से 36 जाएगा, 16 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा? 20। अब 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 डिवाइडेड बाय 400, कितना आ जाएगा? डिवाइडेड, ये 400 नीचे है, कितना आएगा बच्चों? 27। कितना आएगा? 27। सही डिवाइड डिवीजन इसमें सही किया या नहीं? काटो पूरा काटो, क्लियर क्लियर क्लियर। 10800 डिवाइडेड बाय 400, ठीक है, सही है बच्चों। ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को? 2950 मीटर। एक बार और कैलकुलेशन कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। देखो वेरीफाई आपको ज़रूरी है कैलकुलेशन करना। 29 इंटू 150 इंटू 4, सही, एकदम करेक्ट, ठीक है। अब देखना यहाँ पर, ये आपका आ गया किस पे? एक्सियल पॉइंट पे आ गया। अब ऐसे इक्वेटोरियल पॉइंट पे आप लोग निकाल के दिखाइए आपका कितना आ रहा है। ऐसे ही आप लोग इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाल के दिखाइए आपका कितना आ रहा है। इक्वेटोरियल पॉइंट पे आपका कितना आ रहा है, ये चीज़ जरूर निकालिए, फिर मैं बताऊँ। आशा करते हैं आपने ट्राई जरूर किया होगा, ठीक है। ट्राई करना बेटा बहुत ज़रूरी है।
अब देखो, अब हम अगर निकालें इक्वेटोरियल पॉइंट पे, अब हम इक्वेटोरियल पॉइंट में निकालें तो फॉर्मूला क्या होता है उसका, के पी अपॉन, पी भी अच्छे से आ जाओ, 2 kp अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर 3/2। बच्चों देखो, पार्टिसिपेट करो चीज़ों में। ये फैन की आवाज़ आपको आ रही होगी थोड़ी थोड़ी, मैं इसको बंद कर देता हूँ। थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट करो चीज़ों में। अच्छा, के की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻9, और पी हमने निकाला था, कितना आया था पी, पी कितना आया था बच्चों, 150 × 10⁻−9, 150 × 10⁻−9, 150 × 10⁻−9 अपॉन में आर स्क्वायर कितना था 16 और ए स्क्वायर कितना 36 तो पावर 3/2। ठीक, उसको सॉल्व करते हैं, 300 हो जाएगा, 9 3 27, ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 300, नहीं ये 300 हो जाएगा, 327 27 0 0, 300 × 9 ही तो करना है, ये इन दोनों का 300 होगा, 309 0 0 0, ठीक है, सही है, एकदम करेक्ट है। अब इन दोनों का कैलकुलेट करूँ कितना आएगा, ये दोनों जुड़ने के बाद 16 + 36 6 6 12 12 को करेगा 3 4 5 52, 52 का क्यूब करना है, फिर अंडर रूट निकालना है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको कैलकुलेटर से करते हैं। क्या अगर आप खुद से करना चाहते हो, क्या करो 52 का क्यूब निकालो, फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल दो लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। पहले उसका क्यूब करो, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया कैलकुलेटर, ठीक है, पहले उसका देखो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे 52 का आप क्या करो, क्यूब निकालो इंटू 52, क्यूब निकाल लिया आपने, फिर उसका रूट निकाल दो, रूट का फॉर्मूला है, इसका क्या करो, रूट निकाल दो, यहीं पे रूट लग रहा है क्या, 4 क्या आया है 140,608, 140,608, 140,608, 140,608, इसका निकालना है क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, तो ये कितना आ जाएगा टोटल कुल मिला जुला के, जो लास्ट में फाइनल आंसर है वो क्या है 374.98, बढ़ जाएगा तो 10 मतलब 0 मान लेते हैं, अप्रॉक्सीमेशन ले लेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड करके देखते हैं, 9 है, एक डिजिट बढ़ जाए, 7 है, 5 से ज़्यादा तो एक डिजिट बढ़ जाएगा, 10 हो जाएगा, तो अप्रॉक्स इतना मान लेते हैं 374। अच्छा, एक बढ़ेगा यहाँ पे 5 मान लेते हैं, 375, 375 इसको मान लेते हैं, 9 समथिंग है, 375 मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड करके हम देखते हैं। अब इन सबको डिवाइड करके देखो, 2700 डिवाइडेड बाई 375 कितना आ रहा है 7.2, कितना आ रहा है बच्चों 7.2। अब इन दोनों का अगर आपको रेशियो निकालना है तो आप रेशियो आराम से निकाल सकते हो। रेशियो निकालना मतलब दोनों को आप लोग डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, तो रेशियो निकालने के लिए क्या आया था 27 आया था, एक आया था बच्चों 27 और ये कितना है 17, इसको जीरो बढ़ाओगे यहाँ पर। अब काटो, किससे कट रहा है, 2 किससे कट रहा है, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, और किससे कटेगा क्या, 3 से कटेगा, हाँ 3 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, और कटेगा क्या, 3 से कटेगा अगेन, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, अब कटेगा क्या, नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 15:2, ये इसका हो जाएगा आंसर। क्या आपको समझ में आया ये क्वेश्चन, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, अगर समझ में आया तो जल्दी से कमेंट में थम्स अप कर दीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन डाइपोल एंड चार्ज इज एफ, नाउ डिस्टेंस बिटवीन बिकम डबल, देन फोर्स बिकम, अगर डिस्टेंस डबल कर दिया जाए, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन डाइपोल एंड चार्ज, एक चार्ज और डाइपोल है, उसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उनके बीच में जो क्या है फोर्स है, अगर उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए तो फोर्स क्या होगा। अच्छा, फोर्स का यही तो फॉर्मूला होता है, ये क्या चीज है, व्हाट इज दैट, अच्छा अच्छा नया अपडेट है, ठीक है, इसको यहाँ साइड में कहीं कर देते हैं, कहाँ पे है? हटा ही दिया, ठीक है चलो। अब देखो बच्चों, अच्छा ये फोर्स पे कितने डिपेंड करता है ये देख लेते हैं। जो इलेक्ट्रिक पोल वो होता है डाइपोल और एक पॉइंट चार्ज के बीच का जो फोर्स होता है वो कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल और चार्ज के बीच का फोर्स कैसे निकालेंगे। मतलब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू ई, क्यू मतलब जो चार्ज है, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल क्या होती है, हम एक्सेल के फाइन की बात करते हैं तो क्या होता है 2 kp अपॉन आर क्यूब,
तो मतलब फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। क्या होता है बच्चों? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। समझ पा रहे हो ये चीज? एफ इज इक्वल टू क्यू। क्यू कोई चार्ज रखा हुआ है, क्यू कोई चार्ज रखा है, एक डाइपोल है, उससे कुछ दूरी पर क्यू कोई चार्ज रखा है, तो उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा? तो फोर्स इतना ही तो लगेगा। एफ इज इक्वल टू क्यू ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के। तो अगर डिस्टेंस डबल कर दिया जाए, तो अगर डिस्टेंस हम डबल कर दें, अगर डिस्टेंस हम डबल कर दें, क्या हो जाएगा फोर्स नया वाला? 8r³ हो जाएगा। 8r³ मतलब 8 टाइम्स 1/8 हो जाएगा। जो अगर डिस्टेंस डबल करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा? 1/8 टाइम। आंसर आया, यही आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं? और अच्छा, ऐसे ही क्या होता है अगर दो डाइपोल्स के बीच का फोर्स देखे, तो फोर्स होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फोर्स बिटवीन डाइपोल, दो डाइपोल हैं तो r पे पावर 4 के होता है। ठीक है, ये डेरिवेशन अभी हम करेंगे, लेकिन ये आपको याद रखना है कि r पे पावर 4 होता है। अगर हम डिस्टेंस को दोनों के बीच का, दो डाइपोल्स के बीच का डिस्टेंस डबल कर दें, तो फोर्स क्या हो जाएगा? 1/16 टाइम हो जाएगा। 1/16 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। अभी के लिए क्या करो, ये चीज रट लो थोड़ा सा, ये वही क्वेश्चन है। दो डाइपोल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया गया तो फोर्स क्या होगा, ये चीज पूछा है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये मेरे दिल के बहुत ही करीब है। ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, वो मेरे दिल के बहुत ही ज्यादा करीब। देखो क्या दिया हुआ स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ इक्वेटोरियल लाइन इज ऑलवेज एंटी पैरेलल टू डाइपोल। अगर इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या होती है? हमेशा एंटी पैरेलल होती है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ बताया था, अगर आपको याद ना हो, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, यहाँ पे देखो, डाइपोल मूवमेंट अगर इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एंटी पैरेलल। ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। स्टेटमेंट 1 ये हो गया। और स्टेटमेंट 2, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ एक्सियल पैरेलल टू डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट के पैरेलल होते हैं एक्सियल पे। एक्सियल पे क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। अब आपका ऑप्शन ये है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों स्टेटमेंट गलत है, पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है, और चौथा ऑप्शन क्या है कि बोथ आर रॉन्ग। अरे मैं लिख दे रहा हूँ, चलो, कंफ्यूजन की दुकान। बोथ, सेकंड, फर्स्ट करेक्ट, सेकंड नॉट करेक्ट, रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन में क्या है? फर्स्ट रॉन्ग, सेकंड करेक्ट, थर्ड क्या है? फोर्थ ऑप्शन है बोथ रॉन्ग, नॉट। चलो, 5 ऑप्शन सही है। ये चीज आपने दिल से पूछेगा, बताइएगा कितने लोगों का आंसर बोथ करेक्ट ए है, कितने लोगों का आंसर ए है? ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है बच्चों, ये आप लोगों के दिल के साथ खेलने के लिए था। इसमें देखो, पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा वाला स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत है। क्या है कि हमेशा पैरेलल नहीं होती है, हमेशा नहीं पैरेलल होते। जैसे यहाँ पर एक है डाइपोल -q, और इधर क्या है? +q चार्ज है। ठीक है, अगेन रेड कलर, पूरा ही घूम जा भाई, पूरा घूम जा। ठीक है, अगेन रेड कलर आ गया, इसको मैं पहले चेंज करूंगा। हाँ, कोई बात नहीं। क्या बच्चों, ये डाइपोल है, ये नेगेटिव चार्ज है, और ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। इसका डाइपोल मूवमेंट इधर होगा, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी बच्चों? इधर ही होगी। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर मैं इधर कहीं पूछूं तो यही होगा। इधर डाइपोल मूवमेंट भी इधर ही क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी। और इधर देखूं तो डाइपोल मूवमेंट इधर ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है। लेकिन अब डाइपोल के अंदर देखूं, एक्सियल पॉइंट ये भी तो है, इसके अंदर देखा जाए तो क्या होगा? इस -q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और +q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती है। देखना, अंदर देखना, थोड़ा फील लेना। अगर मैं बाहर देखूं तो बाहर सही है, पैरेलल ही आ रही है। तो ये यहाँ देखो, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस नेगेटिव चार्ज की भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन डाइपोल मूवमेंट अगेन क्या है? इधर है, तो एंटी पैरेलल भी हो गए। ये भी तो एक्सेस पे ही है ना, डाइपोल्स के बीच में भी तो एक्सेस ही है। साइड साइड में तो ठीक है, साइड साइड के लिए स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन अगर डाइपोल के बीच में आते हैं तो ये चीज उल्टी हो जाती है। इसलिए हमारा ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। तो ये चीज आपने अगर गलत किया तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आपकी गलती नहीं है इसमें, मेरे अंदर ही कुछ कमी रह गई होगी, मैं आपको पढ़ा नहीं पाया हूँ, आपकी गलती नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फोर्स ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई डाइपोल रखा है, उसमें नेट फोर्स कितना लग रहा है? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे डाइपोल रखा है, उसमें नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, ये आपको बताना है। फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म है। शब्दों पे ध्यान देना है। फील्ड कैसी है बच्चों? यूनिफॉर्म है। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे हम आराम से। ये है एक
ये बन गई हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। अब इसी में एक डाइपोल रखा है, डाइपोल बन सकता है क्या इससे? आपको क्या लगता है कि ऐसे मैं डाइपोल बना पाऊंगा? नहीं बन पाएगा, अपने हाथ से बना देंगे, हम अपने हाथ से बना देंगे डाइपोल। ऐसे एक डाइपोल रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं नेगेटिव क्यू है, यहाँ पर क्या पॉजिटिव। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होगा? पॉजिटिव क्यू चार्ज इधर जाएगा, इधर इस पर कोई फोर्स लग रहा होगा, क्या फोर्स लग रहा होगा? इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा? क्यू ई। और इस वाले चार्ज पे इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाता है ना, तो इस पर कौन सा चार्ज लग रहा होगा? क्यू ई। क्या होगा सर? और इस पे कितना चार्ज लग रहा होगा? इस तरफ। और कितना चार्ज लग रहा होगा, कितना फोर्स लग रहा होगा? क्यू ई। क्या दोनों फोर्स सेम है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा? बच्चों ने तो दोनों फोर्स सेम है, क्यू ई इस पे लग रहा है इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाता है, नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा हिलता है। अब सही हो गया, अब सही हो गया, ठीक है। अच्छा, मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि क्या हो रहा है, इस पे नेट फोर्स जीरो लग रहा है। कैसे लग रहा है? देखो, इधर से पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ लगता है। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। और दोनों पे देखो फोर्स कितना लग रहा है? क्यू ई लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो इस पे फोर्स क्यू ई लग रहा है, इस पे फोर्स क्यू ई लग रहा है। तो एफ नेट जो होगा, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? नेट जीरो। नेट फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो होगा नेट फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो। अच्छा, मैं एक स्टेटमेंट बोलूं, नेट फोर्स ऑन डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। क्या नेट फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड पे ऑलवेज जीरो होता है? ऑप्शन ए यस सर, ऑप्शन बी नो। किस ऑप्शन की तरफ आप जाना चाहेंगे? आप किस ऑप्शन की तरफ जाना चाहेंगे, ये आप लोग जरूर बताइए। थोड़ी देर तक सोचिए, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है आंसर देने की। थोड़ी देर तक आप लोग सोचिए, फिर उत्तर दें इसका। तो चलो देखते हैं क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा नो से। क्या लिखा है मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे नेट फोर्स जीरो होता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ ना कुछ नेट फोर्स लगता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या होता है? जीरो होता है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कुछ ना कुछ लगता है, यहाँ पे आपको मैं करके भी दिखाता हूँ। एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ये कोई क्यू चार्ज है, ठीक है। अब देखना यहाँ ये प्लस क्यू चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी। क्या आप ये चीज समझ पा रहे हो? अगर कोई मैं डाइपोल यहाँ लाके ऐसे रख दूँ, यहाँ पर इसका पॉजिटिव क्यू चार्ज है, यहाँ पर इसका नेगेटिव क्यू चार्ज है, नेगेटिव क्यू चार्ज हो गया। अब देखना यहाँ पर ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, नेगेटिव क्यू चार्ज है। अब इनका देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड घनी है, तो यहाँ पे फोर्स क्या ज्यादा होगा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इधर ज्यादा होगी, तो इस पे जो भी फोर्स लगेगा वो ज्यादा लगेगा, और इस पे नेट फोर्स क्या लगेगा बच्चों? कम लगेगा। इधर वाले पे देखो घनी कम है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पे नेट फोर्स कम लगेगा, इस पे ज्यादा लगेगा। तो दोनों पे बराबर फोर्स नहीं लगेगा, एक तो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों पे फोर्स लगेगा। अब बराबर फोर्स नहीं लगेगा तो नेट फोर्स इस पे जीरो कैसे होगा? फोर्स ऑन अ डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेवर बी जीरो। जीरो हो ही नहीं सकता है। नॉन यूनिफॉर्म में इधर घनी, इधर कम घनी, इधर घनी, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, तो इस पे ज्यादा फोर्स लग रहा है, इस पे कम फोर्स लग रहा है, तो क्या ये दोनों फोर्स बैलेंस होंगे? अगर ये दोनों फोर्स बैलेंस नहीं होंगे तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा? नेट फोर्स जीरो नहीं आएगा, नॉन जीरो आएगा, ठीक है। तो नेट फोर्स इज एफ नेट इज नॉन जीरो, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होता है? नेट फोर्स नॉन जीरो होता है, ठीक है। अब ये तो नेट फोर्स हो गया, उसके बाद अब टॉर्क की बात करते हैं। अब क्या बात करते हैं बच्चों? टॉर्क की बात करते हैं। टॉर्क मतलब क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फॉर्मूला क्या होता है? एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बच्चों? टॉर्क बोलते हैं। अब देखना यहाँ, अब यहाँ देखना आप लोग, टॉर्क हम निकालेंगे। पहले मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता हूँ यहाँ पे, प्यारी प्यारी सी सुंदर सी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो बच्चों, टॉर्क निकालते हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ
कि वापस से स्टोरेज फुल वाली प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है, ये सब आती रहती है प्रॉब्लम। अभी देखो टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई डाइपोल रखा हुआ है, उस पर हमें टॉर्क निकालना है। पहले मैं ये बनाऊंगा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि बहुत सुंदर सुंदर बनाऊंगा ताकि आपको मजा आए पढ़ने में। ठीक है, आपके मजे के लिए क्या क्या करना पड़ता है देख रहे हो, फिर भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, फिर भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है बच्चों। ठीक है, देखो तो यहाँ देखना डाइपोल, ये एक डाइपोल रखा हुआ है, यहाँ पे है इसका प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर दिया हुआ है इसका, यहाँ इसका बेस है, मान लेते हैं यहाँ पर दे रखा है नेगेटिव क्यू चार्ज। ठीक है, अब यहाँ देखना ये डिस्टेंस ए है, ये भी डिस्टेंस ए, ये एंगल थीटा बन रहा है, यहाँ से थीटा है तो हर जगह से क्या होगा बच्चों, एंगल थीटा ही बनेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब इस पर जो फोर्स लग रहा होगा क्या लग रहा होगा, एफ इज इक्वल टू क्यू ई इस तरफ, और इस पर क्या फोर्स लग रहा है वो भी सेम, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, बस डायरेक्शन दोनों फोर्सेस के अलग अलग होंगे। अब देखना आगे अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व, देखना बहुत मजा आने वाला है। देखो ये एंगल क्या है, थीटा है, थीटा है ये एंगल, ये समझ में आ रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं क्लियर, ये बताना जरूर। ये एंगल क्या है बच्चों, थीटा है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो डाइपोल का एंगल बन रहा है वो क्या है, थीटा है। ठीक है, अब मुझे क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होता है ना फॉर्मूला टॉर्क का, 11th क्लास में पढ़ा होगा टॉर्क, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मुझे इस डाइपोल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, मतलब यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बना दूंगा, ये एंगल थीटा है तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पूरा ए मतलब ये 2a है हाइपो, तो 2a साइन थीटा ये डिस्टेंस हो जाएगा। कैसे, अगर मैं इसको x मान लो ये है ऐसे दिया हुआ है ना, ये डिस्टेंस 2a है, इस वाले डिस्टेंस को x मान लो, ये एंगल थीटा है, तो मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन 2a, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a साइन थीटा, तो मैंने क्या लग दिया बच्चों, डायरेक्ट 2a साइन थीटा लिख दिया। ठीक है, यही चीज़ है, ये समझाना था आपको। अब देखो ज़्यादा नौटंकी नहीं करेंगे, इस चीज़ में समझ में आया। अब क्या होता है टॉर्क का फॉर्मूला, एकदम सिंपल सा है, आसान सा है, थोड़ी देर सब रखो आ जाएगा समझ में। अब मैं रखूँगा यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स, फोर्स कितना है बच्चों, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L से डिनोट करते हैं, तो टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F कितना आया है फोर्स, क्यू ई आया है, क्यू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2a साइन। अच्छा क्यू 2a को क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, P E साइन, ठीक है साइन थीटा, ये क्या है, दोनों के दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, साइन थीटा लगाया मतलब क्या हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस। ठीक है, ये समझ में आया, ये समझ में आया। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो एक चीज़ देखना, अगर मैं थीटा एंगल, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, अगर थीटा 90 हो गया तब मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, मैक्स टाउ कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगी, साइन की 90 डिग्री मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो टॉर्क कितना हो जाएगा अगर 90 डिग्री है, तो पी ई साइन 90 क्या होता है 1 होता है, तो कितना हो जाएगा टॉर्क पी। अब मिनिमम कब होगा, मिनिमम -1 पे होता है, मैक्सिमम हमें बस पता करना है, टॉर्क क्या हो जाएगा पी ई हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखा जाए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।